आज फिर से हम लोग प्रेजेंट हुए हैं अपने सेकेंड एपिसोड में, जो रेडियो अकाउंटेंट एलुमनी टॉक था। पिछले एपिसोड में हम लोग परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर ने अपना जर्नी बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया था। साथ ही उन्होंने कुछ हमें गाइड्स भी दिए थे कि जो स्टूडेंट हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो अपकमिंग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं अकाउंट फील्ड में, तो उनको क्या क्या शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वापस से सेकेंड एपिसोड में फिर से आए हैं और हमारे साथ हैं प्रीतिश। तो प्रीतिश, अभी आप किस कंपनी में हैं और आपका क्या जॉब प्रोफाइल है? सबसे पहले थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी टुडे एंड गिविंग मी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। फ़िलहाल मैं हैदराबाद में हूँ एंड सनोफी हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ग्लोबल मेडिसिन मैन्युफैक्चर एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत वेल नोन है। सनोफी इज अ वेल नोन कंपनी। वेल नोन कंपनी। तो उसमें मैं इंटर कंपनी डोमेन में एज ए सीनियर अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। एंड उसके पहले मैं जेनपैक में था, कोलकाता। एंड इट्स ऑलरेडी बिन 6 ईयर कि मैं कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ हूँ। एंड अच्छा, तो आप कौन से बैच में थे? रेडियो अकाउंटेंट कौन से ईयर में थे? मैं सेकेंड बैच रेडियो अकाउंटेंट का। अच्छा। 2019। अच्छा, आप 2019 के थे? यस, 2019 सेकेंड बैच में, उस बैच का मैं हिस्सा था। एंड आई वाज द फर्स्ट कि जो सेकेंड बैच में एडमिशन लिया था, मुझे अभी भी याद है। अरे वाह वाह वाह। एज अ टीचर ना प्रीतिश, हमें भी ये खुशी होती है कि जब 5-6 साल के बाद अपने स्टूडेंट्स कभी मिलते हैं और बताते हैं कि सर मैं अच्छा कर रहा हूँ करियर में, तो हमें लगता है कि शायद एज अ टीचर आपका पर्पस यही होता है कि अगर आपने किसी को पढ़ाया है, आपने उनको मेंटरिंग किया है और वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां से उनका लाइफ अच्छा गुजरे, तो इससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो पहले थोड़ा बहुत हम लोग रेडियो अकाउंटेंट का आपका इनिशियल डेज के बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग कैरियर पे आपके आगे बढ़ेंगे। तो सिंस रेडियो अकाउंटेंट का वो समय इनिशियल टाइम था, तो हम लोग भी इवॉल्व कर रहे थे चीज़ों को कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा है, क्या चेंज करना है। आपको क्या ऐसा लगा था कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए और रेडियो अकाउंटेंट को फिर आपने चुना? उसका पीछे कोई रीज़न था? किसी ने रिकमेंड किया था? तो मैंने अपना जस्ट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम। एंड आफ्टर दैट जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से रहता है, बीकॉम ऑनर्स में जो करते हैं, परस्यू कर रहे थे, तो उसके बाद ये रहता है कि कोई इंस्टीट्यूट से मैं टैली, GST, TDS वगैरह का काम सीख लूँ कि आगे चल के मुझे जॉब में सुविधा हो। तो मैं भी ऐसा सर्च कर रहा था, तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे पास कॉल आया रेडियो अकाउंटेंट से। तो मुझे लगा कि एक बार जाके देखना चाहिए। एंड सच बताऊँ तो उस टाइम पे 2019 में बाकी सारा जो इंस्टीट्यूट कोलकाता में थे एंड कंपेयर टू रेडियो अकाउंटेंट, मुझे लगा कि बहुत जेन्युइन एक इंस्टीट्यूट होगा मेरे लिए। क्योंकि रेडियो मैंने आपसे जब पहला टाइम बात किया था, तो आपका मोटिव यही था कि मुझे नॉलेज शेयर करना है, ना कि एक कोर्स को सेल करना है। तो ये बात मैं अपना बड़े भैया के साथ आया था, तो ये बात उनको भी बहुत अच्छा लगा था एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। एंड इधर पे आपने ये पहला दिन से मुझे वादा किए थे कि जो भी इधर सिखाया जाएगा वो टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। थियोरिटिकल बेस तो होगा ही, वो तो जानना ज़रूरी है ही सबके लिए, लेकिन पहला दिन से आपका फोकस ये थे कि जो भी आप थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें भी प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल्स देना। तो ये बहुत मेरे लिए बेनिफिट रहा। एंड जब मैं एडमिशन लेने को आया था, तो मैंने जब रेडियो अकाउंट का एटमॉस्फेयर देखा एंड आपने ये बताया था कि ये हम लोगों का सेकेंड बैच है। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि आप इस पे हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली अटेंशन देंगे। तो मुझे और मेरे भैया को ये रियलाइज़ हुआ था, तो इसलिए मैं रेडियो अकाउंट को चुना।
एंड कंपेरेटिवली उस टाइम पे मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था एंड एक डिसीजन मेकिंग भी था कि बाकी इंस्टीट्यूट में मैं अगर जाता हूँ, वो लोग जो पैकेज मुझे दे रहे थे, मतलब जो अमाउंट वो लोग ले रहे थे कोर्स के अगेंस्ट, रेडी अकाउंट में वो कोर्स फी बहुत कम था। तो वो एक बहुत बड़ा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जाके हम लोगों को वो भी एक बार बैक ऑफ द माइंड वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं अगर कोई भी कोर्स में आज इतना अमाउंट इन्वेस्ट करो तो उसका आउटकम क्या होगा, और आउटकम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिए थे पहले दिन ही। तो उधर मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव रेडी अकाउंट के ऊपर एंड आपके ऊपर आया था कि अगर मैं ये इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ता हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो इसलिए रेडी अकाउंट को मैंने चूज़ किया था एंड अभी बाय गॉड ग्रेस की मैं अभी बहुत अच्छा जगह हूँ एंड यही चलता रहे, टच वुड। तो यही थैंक्स टू रेडी अकाउंट एंड अभिनीत सर, तौसीफ सर। थैंक यू प्रतीश। तो प्रतीश, अभी इसमें जो आप मेरे को बता रहे थे ना, इसमें दो बात जो है मैं वापस से बोलूँगा। इसमें पहला बात तो ये है कि आपने बोला ना कि इवन आप थ्योरी भी पढ़ाते थे तो उसमें प्रैक्टिकल समझाते थे। तो मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि टीचिंग स्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी सबको ना बोरिंग लगता है। तो थ्योरी पढ़ाते समय मेरा हमेशा फोकस ये होता है ना कि ये स्टोरी टेलिंग की तरह होना चाहिए। एक कहानी बनाया, कहानी में देखो ऐसा होता है वैसा होता है, एंड देन अपना प्रोविज़न उसमें क्या बोलता है। तो मेरा हमेशा स्टाइल जो रहा पढ़ाने का ना, वो यही रहा कि हम स्टोरी टेलिंग की तरह आपको थ्योरी गो थ्रू कराएंगे। दूसरा जो था, आप बोले ना कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, तो बाय गॉड ग्रेस ये सेम चीज़ आज तक कंटिन्यू है। कोई भी स्टूडेंट जब मेरे पास आता है ना, इवन नए स्टूडेंट्स भी आते हैं। अभी जस्ट हम लोग रिकॉर्डिंग से पहले देख रहे थे ना कि एक बच्चा आया था कि सर मेरा चेन्नई में इंटरव्यू है, तो मुझे कैसा उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं मेरे साथ, और ओपन इसलिए रहते हैं कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब तक सेम लेवल पे लेके मैं उनको नहीं आता हूँ ना बातचीत में, उनके पास एक कंफर्ट होना चाहिए कि हाँ सर के पास मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो वो आज तक है कि मैं बोलता हूँ कि अगर वंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ रेडी अकाउंटेंट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। आपके बैच के बच्चे आज तक जुड़े हुए हैं अपने साथ, भास्कर है, आपका प्रीतम है, श्रुति है, तो सबसे बात होती है, अभी भी बात होती है। और आप सेकेंड बैच थे, अभी हमारे यहाँ वीकली अराउंड 8 या 10 बैचेस चलती हैं। तो जो जर्नी हमने स्टार्ट किया था ना, वो ऐसा नहीं था कि ये एक लेवल पे आके हमको स्टॉप कर देना है या कुछ। मेरे लिए हमेशा ये पैशन रहा है, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं 20, 25, 30 सालों का एक्सपीरियंस लेकर हूँ और वो एक्सपीरियंस मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, तो शायद अगर मुझे एक लेवल में पहुंचने के लिए 5 साल लगता है और मैं अगर मेंटरिंग करता हूं अपने बच्चों के साथ, तो वो शायद 2 साल में वहां पहुंचे। तो उससे बड़े मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि मैंने एक स्टूडेंट का 2 साल, डेढ़ साल, 6 महीना, इवन मैं अगर उनका एक दिन भी बचाता हूं तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। तो प्रतीश, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने कैरियर स्टार्ट किया पहले कोलकाता में, फिर आपने जेनपेक ज्वाइन किया, उसके बाद आप सैनोफी में गए। तो जैसे कि एमएनसी में ही थे आप, जेनपेक में थे, फिर वहां से सैनोफी, दोनों एमएनसी हैं, हाँ, वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन इनका भी है, सैनोफी का भी है। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप एमएनसी में गए तो क्या क्वेश्चंस आपको लगता था कि ये पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, और आपके मन में क्या चल रहा था कि मुझे अगर एमएनसी में जाना है तो ठीक है। दूसरा, जस्ट उसके बाद का मेरा क्वेश्चन बनता है कि ऑलरेडी आप जेनपेक में थे, एक एमएनसी, फिर जेनपेक को छोड़ के आपने सैनोफी चूज किया, तो इसका मतलब वो राइट टाइम क्या है जहां पे आपको लगता है कि अब मुझे स्विच करना चाहिए? 2 क्वेश्चन, एमएनसी ज्वाइन करते समय आपके मन में क्या फीलिंग थी, इंटरव्यू से लेके ज्वाइनिंग का प्रोसेस प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जो बच्चे हैं रेडी अकाउंटेंट के वो समझ सकें। और दूसरा, जब ऑलरेडी आप एस्टैब्लिश थे जेनपेक में और एक अच्छा पैकेज भी था, मुझे याद है आप मिठाई लेके आए थे हमारे यहाँ तो फिर आपने सैनोफी जब चूज किया, तो एक सर्टेन टाइम आया जब आपने डिसाइड किया कि मुझे स्विच करना है, तो वो पॉइंट क्या था जहां पे आपको लगता है कि नहीं अब हो गया, अब मुझे आगे स्विच करना है? यस, सो सर मैं थोड़ा टेक्निकली इसका आंसर देना चाहूँगा, बहुत जन को ये हेल्प होगा
कि जो लोग हम लोग बीकॉम करते हैं, जिन लोगों का एकेडमिक्स अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है, कॉमर्स के ऊपर बेस्ड है, तो एमएनसीज़ में जेनपैक्ट हो गया, टीसीएस, कैपजेमिनी, बहुत सारा एमएनसीज़ है जो जिन लोगों को बीकॉम ग्रेजुएट्स लगता है। तो प्रोसेस क्या रहता है इन लोगों का? 3 डिफरेंट डोमेन है। चार डिफरेंट डोमेन है। एक हो गया आपका R2R, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, दूसरा हो गया O2C, ऑर्डर टू कैश, देन P2P, प्रोक्योर टू पेमेंट, एंड चौथा हो गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है FP&A, फिनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट। तो ये 4 डोमेन है जो कि बहुत पॉपुलर है। एक कॉमर्स बैकग्राउंड पॉपुलर है एंड इफेक्टिव भी है। एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट अगर है या उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ये 4 डोमेन में अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला जेनपैक्ट का इंटरव्यू था, तो दैट वाज माय फर्स्ट एमएनसी, एंड वो जो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में मैं पूरा ब्लैंक था सर। टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ब्लैंक था, क्योंकि ब्लैंक इसलिए था कि मेरे पास एमएनसी का इंटरव्यू नॉलेज नहीं था। सबसे पहले इंडियन डोमेस्टिक फर्म्स एंड डोमेस्टिक कंपनीज में मैं इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन एमएनसी में इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है वो मेरे लिए ब्लैंक था। तो पहला इंटरव्यू मैं जाके ये एक्सपीरियंस किया कि उन लोगों का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है बहुत बेसिक रहता है, एंड वो बेसिक क्वेश्चंस को आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना पड़ता है। एंड आप अगर कोई क्वेश्चन को, कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस कोई भी पर्सन अगर इंटरव्यू के लिए जाता है, तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आंसर अगर आप दे रहे हो तो उसको कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आंसर सही दे दिए लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उधर से ही एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि जो कि वो पहले वाला क्वेश्चन से भी टफ रहता है। तो उधर बहुत इंटरव्यूई घबरा जाता है एंड उधर से ही इंटरव्यू उन लोगों का खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर आंसर दे रहे हो कोई भी क्वेश्चंस का इंटरव्यू में, तो उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी टेक्निकल कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई भी जर्नल एंट्री हो या फिर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री का इम्पैक्ट क्या है, तो उसका प्री रिक्विजिट एंड पोस्ट रिक्विजिट क्या होता है, कि वो एंट्री क्यों जनरेट हुआ, उसका रिक्वायरमेंट क्या था, एंड वो एंट्री होने के बाद अकाउंट्स बुक ऑफ अकाउंट्स में उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। ये बोल के अगर आप कंप्लीट करते हो अपना आंसर, तो जो सामने वाला पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में ये छवि छप जाता है कि इस पर्सन का नॉलेज है, ही इज़ अवेयर ऑफ अकाउंटिंग। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग केटी सबको मिलता है, थोड़ा ब्रशअप सबको। कोई भी एमएनसी अगर आपको हायर करता है तो वो लोग केटी आपको देगा ही ऑपरेशंस में डालने से। तो केटी स्टैंड्स फॉर केटी स्टैंड फॉर नॉलेज ट्रांसफर। ओके, नॉलेज। तो नॉलेज ट्रांसफर मतलब वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग। हाँ, वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको देगा, क्योंकि सब कोई ईआरपी टूल के साथ फेमिलियर नहीं रहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। सब वो केटी आपको मिलेगा ही, तो उसको लेकर चिंता नहीं करना है कि ज्वाइनिंग के बाद मुझे सब कुछ अकेला करना होगा या फिर सब कुछ अकेला फिगर आउट करना होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंटरव्यू में बी कॉन्फिडेंट एंड इफ यू आर आंसरिंग समथिंग जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट। मेरा यही सजेशन रहेगा, कोई भी फ्रेशर्स हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो जो इंटरव्यू क्रैक करना चाहता है एमएनसीज में। एंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि करियर स्विच, तो मैंने जेनपैक्ट में ऑलरेडी 3.5 साल अपना काम कर चुका था, एंड मैंने जेनपैक्ट में एक प्रमोशन भी लिया। तो उसके बाद मैं जब रियलाइज़ किया कि जेनपैक्ट इज़ अ गुड कंपनी, उधर से मुझे बहुत सीखने को मिला। देन एक टाइम आता है कि सैचुरेट होने लगता है कुछ चीज़। तो मुझे लगा कि इट इज़ द हाई टाइम, मेरा जो एज था, इट इज़ द हाई टाइम कि मैं और भी अलग अलग डोमेन्स एक्सप्लोर करूँ। तो मुझे सनोफी में जाके पता चला कि देयर इज़ ऑल्सो अ सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड इंटर कंपनी। तो आज मैं इंटर कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करता हूँ। मेरा काम है कि इंटरनल जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है विद इन द कंपनी उसको पूरा मॉनिटर करना। एंड मैं एक यूरोप रीजन का मैं अभी देखता हूँ ट्रांजैक्शंस। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।
जब भी आपको लगे कि मुझे एक्सप्लोर का और मौका नहीं मिल रहा है कोई भी जगह पे, उधर स्टैग्नेंट होके या अपना कंफर्ट ज़ोन पे रह के अगर आपको लगता है कि दिस इज़ माय कंफर्ट ज़ोन एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, आई डोंट, तभी दैट इज़ द हाई टाइम कि आपको स्विच करना चाहिए। क्योंकि वो कंफर्ट ज़ोन में अगर आप रह जाते हो, कोई भी एम्प्लॉयी रह जाता है, तो उसके लिए गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग रन में वो बेनिफिशियरी नहीं रहता, बेनिफिट नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि करंट रोल पे मुझे और एक्सप्लोर करने का मौका नहीं है, तभी आप कंपनी स्विच करो या फिर विद इन द कंपनी कोई दूसरा प्रोसेस में स्विच करो, तो आपको नया ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू बिल्कुल रहे, सही, बिल्कुल। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे। और साथ ही साथ ये है कि आपको कहीं से भी वो कंफर्ट ज़ोन में स्टैग्नेंट होके नहीं रहना है। सेकंड चीज़ मेरा सजेशन ये है कि जैसे ही लगे कि दिस इज़ माय कंफर्ट ज़ोन, दैट मीन्स द लर्निंग इज़ नाउ गोइंग टू एंड एंड इट इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट अ न्यू लर्निंग। तो मैं यही बताऊँगा कि जब भी लगे कि ऐसा कि लाइक लाइक और कुछ सीखने को नया नहीं मिल रहा है, तो always start to look for new opportunities कि उस that is the high time sir। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रतीश। तो प्रतीश जो आपसे बात अभी कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि जब भी हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो सामने वाला इंटरव्यूअर जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग हाफ आंसर दे पाते हैं या कभी-कभी नहीं दे पाते हैं। तो आपने ये सजेस्ट किया कि सर कोई भी क्वेश्चन जब आता है, तो पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। अगर हम लोग हाफ वे डन करके छोड़ते हैं, तो वहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है जो हमारे लिए टफ हो जाता है। करेक्ट। तो हमारे लिए पहला टेक होगा कि क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछा जाए, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करके ही छोड़ें। और मैं एक चीज़ ऐड बिल्कुल, करूँगा, बिल्कुल। अगर कोई भी क्वेश्चन पता नहीं है, दैट्स वेरी ओके कि अगर कोई भी क्वेश्चन पता नहीं है, उसका गलत आंसर मत दो। पता नहीं है तो इंटरव्यूअर को डायरेक्टली बता दो कि सर आई राइट नाउ आई कांट रिकॉल द आंसर, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उसका कंप्लीट आंसर देना है। अगर आप हाफ वे छोड़ देंगे, तो वहीं से दूसरा क्वेश्चन बनेगा और उसमें इंटरव्यूअर आपको कोशिश करेगा फंसा लेगा। दूसरा इन्होंने बोला अगर इंटरव्यूअर ने कोई ऐसा क्वेश्चन किया जो लगता है कि उसका आंसर नहीं मालूम, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है अभी, सो आई वुड लाइक टू पास इट। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपने बोला कि सर एक एमएनसी से दूसरे एमएनसी में आपने स्विच किया, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्या आपको लगा कि अब स्विच करना चाहिए? तो आपने ये बोला लर्निंग प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। आप जिस जॉब प्रोफाइल में है और वहां पे आपको लगता है कि अब नया कुछ लर्न करने को नहीं है, तो दैट इज द हाई टाइम जहां से आपको स्विच के बारे में सोचना चाहिए, राइट? करेक्ट सर। ओके। तो प्रतीश, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई रेडियो अकाउंटेंट का स्टूडेंट या कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट है, अगर वो चाहता है कि उसको एमएनसी में जॉब लेना है, लाइफ गोल ही है कि मुझे एमएनसी में जाना है, तो क्या कुछ एडिशनल स्किल एक्वायर करने होंगे? और अगर करने होंगे तो वो क्या क्या होगा जो उसको एमएनसी में जॉब लेने में हेल्प करेगा? सर मैं 2 पॉइंट बताना चाहूँगा अपना स्टूडेंट्स को एंड फ्यूचर जनरेशन को भी, कि पहला जो पॉइंट है, एकेडमिक्स तो ठीक है, एकेडमिक्स के साथ-साथ यू हैव टू बी वेरी मच साउंड अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो अभी एमएनसीज़ का जो मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग अपना ऑपरेशंस में ऑटोमेशंस का बहुत यूज़ कर रहा है। तो जो भी अकाउंटिंग टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या फिर अकाउंटिंग टूल्स ना हो कि जो भी कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर टूल्स लाइक एक्सेल बेसिक, तो एक्सेल में भी ऑटोमेशन कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसका कैसे इनकॉर्पोरेट हम लोग कर सकते, तो वो चीज़ ना बहुत साउंड रहना होगा किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को, अगर वो एमएनसी में एक वेल एस्टेब्लिश कैरियर चाहता है गोइंग फॉरवर्ड। एंड एमएनसी में जाने के लिए
तो कोई भी एमएनसी रहता है, कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी रहता है, सो दे वांट कि एक्सपीरियंस पर्सन। सो हम लोगों का ये मानना रहता है कि एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ एमएनसी में। तो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोर्स अगर करते हो एंड आपको कोई भी जॉब मिलता है विद इन योर होम टाउन एंड तो आपको ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। वो पहला अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना चाहिए। तो इवन इफ इट इज़ अ डोमेस्टिक कंपनी, यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड आपको उधर जाके काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। भले ही वो डोमेस्टिक कंपनी हो, भले ही उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन टैक्सेशंस, जीएसटी, टीडीएस वगैरह का काम हो रहा है, लेकिन आप सीखो काम। आपको एक ऐसा फील होगा कि आप काम कर रहे हो, कि आपको कैसा बिहेव करना रहेगा एंड मेल कॉर्पोरेट में फॉर्मल मेल आप कैसे लिख रहे हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे सेट कर पा रहे हो अपना क्लाइंट्स के साथ, अपना बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इधर 1-2 साल काम करने के बाद जब आप एमएनसी में इंटरव्यू देंगे तो दे विल कंसीडर एज अ एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। सो एमएनसीज में फ्रेशर्स बहुत कम हायर होता है। मैंने भी अपना फर्स्ट जो एमएनसी था उस पे मेरा जेनपैक्ट में वो लोग इसीलिए कंसीडर मुझे किया कि मुझे डोमेस्टिक कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस था। तो फ्रेशर्स बहुत कम हायर होता है कंपैरेटिवली। 1-2 साल का अगर डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी अगर है आपके पास, दैट इज़ अ एड ऑन। और उसके साथ साथ वो लोग ये भी देखता है कि अगर इस पर्सन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इंटरव्यू में, वो अकाउंटिंग हो या फिर अपना नॉलेज हो या फिर अपना एकेडमिक्स हो, इसके साथ साथ और क्या क्या क्वालिटी है जो कि वो ऑन बोर्ड लाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि एकेडमिक्स के साथ साथ आपका फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हो एंड वो यूसेज आपका फ्यूचर कंपनी को कैसे बेनिफिट देगा, उसको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम योर फंडामेंटल्स एंड अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स व्हाट एल्स यू नो, तो मेरा आंसर अभी ये रहता है कि मुझे बीआई में डैशबोर्ड क्रिएट करना आता है, मुझे एक्सेल में ऑटोमेशन क्रिएट करना आता है। तो आप लोग अगर अपना पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ का भी नॉलेज थोड़ा बहुत करके ले सकते हो फ्यूचर स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए एक एड ऑन ही होगा इंटरव्यू में। तो हमेशा इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि ये बंदा प्रोसेस रेडी है, तो इसको अगर हम लेंगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ दिन केटी के बाद आई कैन मूव दैट पर्सन टू डायरेक्टली ऑपरेशन। बिल्कुल सही। तो यही मेरा सजेशन है सर। नहीं तो हम लोग भी स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि पहला क्या है कि इमीडिएट कहीं भी ज्वाइनिंग मिले ना वो करो। आजकल जो टाइम चल रहा है जिस तरीके से, तो मुझे ये ख़ास तौर पे जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जस्ट कोर्स कंप्लीट किया, तो मैं भी हमेशा इनको यही बोलता हूँ कि ना फर्स्ट 2-4 साल ना डोंट गो फॉर मनी, पहले नॉलेज ले लो। क्योंकि अगर नॉलेज है ना, तो अगर जिस कंपनी में हो वो पैसे नहीं दे रहे तो दूसरा रेडी है तुम्हें पैसे देने के लिए। तो फर्स्ट आपको बैठना नहीं है, एमएनसी के लिए वेट करते हुए आपको बैठना नहीं है, आप कहीं भी पहले ज्वाइन तो कर लो ना, पैसे के पीछे मत भागो। पहला 1-2 कंपनी ऐसा चेंज करो जहां पे आपको लगता है कि नॉलेज मिल रहा है, उसको एक्वायर करो। दूसरा, अगर कैरियर आपको एमएनसी में ही बनाना है तो लेटेस्ट अकाउंटिंग टूल्स क्या हैं उनके बारे में नॉलेज रखना। कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन के रिलेटेड जो भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, देख सकते हो वीडियोस, उसको अक्वायर करना। तो मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, अपडेट रखो और कंटिन्यूअसली जॉब में रहो। करेक्ट। डोंट वेट कि नहीं मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए तभी ज्वाइन करूंगा, पता चला 10 साल बर्बाद कर लिए, कुछ नहीं हुआ। 5,000 का ज्वाइन करके 50,000 तक जाया जा सकता है, बट फर्स्ट तुरंत 50,000 का नौकरी के लिए आप 10 साल ही बर्बाद कर दोगे, फिर भी नहीं मिलेगा, फ्रेशर ही रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि एमएनसी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन भी आप बीआई में डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल के साथ ऑटोमेशन कर सकते हो। काम करते समय क्या चैलेंजेस फेस होता है?
काम करते समय चैलेंजेस एज सच आपको कुछ फेस नहीं होगा, अगर आप ये मेंटालिटी रखते हो कि ये नया काम है, मुझे ये सीखना है। अगर ये मेंटालिटी नहीं है कोई भी एम्प्लॉई में, तो हर एक काम उसके लिए सर चैलेंज होगा। ओके, द लर्निंग प्रोसेस मस्ट गो ऑन। लर्निंग प्रोसेस मस्ट गो ऑन। हो ही सकता है कि ये टॉपिक मुझे पता नहीं है, तो अगर उसको मैं अपना चैलेंज मान लेता हूँ एंड उस पर वर्क नहीं करता हूँ, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर उस पर वर्क करता हूँ, मैं अपना वीकेंड में 1 या 2 घंटा टाइम लगा के उसके बारे में जानता हूँ, जैसे कि आफ्टर ज्वाइनिंग सनोफी, इंटर कंपनी प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, सप्लाई चेन कैसे काम करता है, तो ये सब मेरा नॉलेज में नहीं था। दो आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन जेनपैक, बट मेरा नहीं था। लेकिन वो मैं अपना सेल्फ लर्निंग से जाना कि ऐसे एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस काम करता है, बैक एंड में ये लोग काम करते हैं, तो तभी हम लोगों के पास डाटा आता है अकाउंटिंग के लिए। तो वो प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको वो पहला क्वेश्चन में ही बताया कि प्री रिक्विजिट एंड पोस्ट रिक्विजिट, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री का या फिर कोई भी ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों है एंड वो हो जाने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, Exactly. वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैलेंज यही है कि आपको अगर लगे कि ये मेरा नॉलेज में पहले से नहीं है, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। यही सजेशन मेरा रहेगा कि कोई भी अगर चैलेंज आता है तो उसको एज ए लर्निंग के हिसाब से लो एंड देन उस पर वर्क करो एंड इट विल नेवर बिकम अ चैलेंज फॉर यू। वही है प्रतीश, जैसे क्या होता है ना कि जब आप कोई काम करते हो और वो आपको टफ लगता है, तो चैलेंज तो है बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। करेक्ट। जब आप उसको कर लेते हैं ना, तो वही आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो प्रतीश, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से आपका फ्यूचर कैरियर गोल क्या है? मेरा इधर से फ्यूचर कैरियर गोल यही है कि मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ सर, मुझे हायरार्की में जाना है। एमएनसी में ही मुझे हायरार्की में जाना है। तो मैं अभी एक मिड लेवल पोजीशन से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो हायरार्की में जाना है जहाँ पे मैं एक प्रोसेस को पूरा तरीके से लीड कर पाऊँ। तो ये मेरा नियर अबाउट 5 to 8 ईयर्स का फ्यूचर गोल है। एंड उसके बाद मेरा एक पर्सनल फ्यूचर गोल ये है कि मुझे एक एनजीओ क्रिएट करना है एडुकेशंस के ऊपर, जहाँ पे हर तरह से हर एक स्टूडेंट को एडवाइस दिया जाएगा विथ लर्निंग इन फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह, गुड। मेरा ये मेंटालिटी है कि एडुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए इंडिया जैसा कंट्री में, तो मैं वो करना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल है एंड प्रोफेशनल मेरा वो है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आपने बोला कैरियर तो है ही है, लाइफ गोल भी आपने सेट कर रखा है। यस सर। कि आगे सोसाइटी को वापस हमें अब तक सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया, तो आप भी चाहते हैं कि आप उसको पे बैक करें, और उसके लिए आप बोले कि एनजीओ बनाएंगे जहाँ पे फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न करेंगे। वेरी गुड। प्रतीश, अब सपोज कीजिए आप ग्रेजुएशन डेज में वापस हैं, हम लोग पीछे चलते हैं टाइम से, टाइम मशीन से हम आपको पीछे लेके जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जस्ट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जस्ट आपने एग्ज़ाम दिया है, तो क्या स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए? नंबर 1 स्टडी के लिए, नंबर 2 इंटरव्यू के लिए, नंबर 3 अगर आपको जॉब करना है उसके लिए। यानी 3 चीज़ के लिए अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब आप स्टडी में कंटिन्यूअसली हैं उस समय अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएं, तो क्या व्यू आपका होगा इसके लिए? मेरा पहला आपका जो क्वेश्चन है स्टडीज़ के लिए, तो मैं एक ही चीज़ अपने आप को सजेस्ट करूँगा कि पास्ट पृथ्वीज को प्रेजेंट पृथ्वीज यही सजेस्ट करेगा कि टाइम वेस्ट मत करो, रिस्पेक्ट द टाइम, वैल्यू द टाइम। टाइम वेस्ट एकदम भी नहीं करना है, एज स्पेसिफिकली स्टूडेंट लाइफ में फोकस रहना है अपना स्टडीज़ में। एंड स्टडीज़ के बाद अगर आप बोलेंगे कि जॉब रिलेटेड, जॉब क्वेश्चन था, तो जॉब के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो कंपनीज़ है उसका क्या रिक्वायरमेंट है एंड उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं रिलेवेंट हूँ या नहीं, वो इवैल्यूएट करना। वो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो इवैल्यूएट खुद से होना चाहिए कि
अभी मार्केट में मेरा एकेडमिक्स के हिसाब से जो मेरा जॉब फील्ड रहेगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कंपनीज का, एंड उसके हिसाब से मैं रेडी हूँ या नहीं, एंड वेदर आई एम रेडी कैंडिडेट और नॉट, ये इवेलुएट मैं करने को बोलूँगा अपना पास्ट प्रीतिश को। तो यही दो आंसर है इसमें। प्रीतिश, मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब आप कंपनी में इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए या फिर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो सबसे पहले ना आपको आप ईमानदार होना होगा, आपको अपने साथ ईमानदार होना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आप कंपनी को कितना बेनिफिट्स दे रहे हैं। एक कंपनी अगर आपको 20,000, 25,000, 50,000 का सैलरी दे रही है, तो देखना पड़ेगा ना कि आप कितना वैल्यू कंपनी में क्रिएट कर रहे हैं। और कंपनी बिजनेस के लिए बैठी है, बिजनेस का मतलब होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठी है। अगर हम कंपनी को 5 लाख कमा के देते हैं, तब हम उनसे बोल सकते हैं सर मुझे सैलरी चाहिए ये। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि इनिशियली हम जाके अपना 3, 4, 6 महीना तो वहाँ सीखेंगे, जहाँ पे कंपनी आपसे कुछ भी अर्न नहीं करती, वहाँ पे अगर हम सैलरी के निगोशिएशन के लिए प्रोफाइल छोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत डिसीजन होता है। हमारा जब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये है कि कभी कभी क्या मलाल अंदर कुछ ऐसा होता है क्या कि किसी चीज़ को आपने निगलेक्ट किया हो और अब आपको लगता है कि वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मुझे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ है कैरियर में आपका? हाँ सर, ऐसा एक है कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरा ये मेंटलिटी ऐसा हो गया था कि उसकी अभी और पढ़ाई नहीं, जितना हो गया हो गया। अभी जाके मुझे ये रियलाइज़ होता है कि तब अगर मैं कोशिश करके, क्योंकि मैं तब पढ़ाई के अंदर ही था, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग उसका इम्पोर्टेंट वो मेरा था। बट अभी जाके जब मैं रियलाइज़ ये करता हूँ कि मुझे और भी ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ ऐसा एडिशनल कोर्सेज या फिर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहिए था उस टाइम पे। मे भी शायद उस टाइम पे बहुत सारा रीज़न्स होगा जिसके लिए मैंने नहीं किया। एक रीज़न तो उसमें ये था कि अभी और नहीं पढ़ना है मुझे। तो ये मेरा एक मलाल है कि अगर मैं उस मेंटलिटी को चेंज कर पाता तो मेरे लिए अभी बहुत बेटर होता। बट आई एम ट्राइंग, बट आई एम करेंटली डूइंग MBA। अभी ये मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि तो प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग मेरा छूट गया है ये 6-7 साल में, तो फिर से वो प्रैक्टिस लाना। और अभी क्या है कि अभी पूरा चेंज हो गया है, वे ऑफ रीडिंग पूरा चेंज हो गया कि सारा कुछ ऑनलाइन में आपको स्क्रीन में पढ़ना रहता है। पहला तो प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग फिर से बैठाना, एंड ऑल ऑफ ए सडन पेन पेपर बुक्स से पढ़ाई करते करते स्क्रीन से देख के पढ़ना, दोनों चीज़ को फिर से कोप अप करने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैं यही मेरा मलाल था कि उस टाइम में अगर कर लेता तो शायद अभी मेरा थोड़ा इजी लगता, इजी चलता। तो ये है कि बट इट्स लाइफ। आप मतलब ये नहीं कर पाते कि क्या होगा किस टाइम, तो दैट्स ओके। अच्छा प्रीतिश, एक बात बताइए, कभी भी आपके टीचर या किसी मेंटोर ने कुछ ऐसा शेयर किया या कुछ आपको उन्होंने ऐसा बोला जो लगता है कि लाइफ में बहुत बार उसका यूज करते हैं और आपको वो एडवाइस यूजफुल लगता है? अगर कुछ ऐसा है तो शेयर कीजिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ। मैं 2 चीज़ बताऊंगा सर। रेडी अकाउंट का ही इंसिडेंट है। अच्छा। तो पहला दिन पहला क्लास में आप ये बहुत क्लियर करके हम लोगों को बताए थे कि अकाउंटिंग फील्ड में क्यों ये हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर रीज़न मुझे वो पता नहीं रहेगा तो मैं उस काम को कभी समझ ही नहीं पाऊँगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सजेशन आपने पहला दिन पहला क्लास में ही हम लोगों को दिए थे। तो वो अभी भी मेरा जितना भी एक्सपीरियंस मैं गैदर किया हूँ उसी एक क्यों का क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते ही मेरा इतना एक्सपीरियंस हुआ है अभी। एंड सेकंड जो आपने कहा था मुझे कि पृथ्वी हमेशा अपना काम को लेके ऑनेस्ट रहना, तो मैं अभी भी बोलता हूँ स्टूडेंट हाँ, को वो हाँ, आप दूसरे के नज़र में अगर आप डाउन होते हैं ना तो आप अपने आप को उठा सकते हो। आप अपने नज़र में कभी डाउन नहीं होना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने लिए अपने आप से ईमानदार हो। क्योंकि अल्टीमेटली असेसमेंट तो आपको करना है कि आपने गलत क्या किया है, और अगर आप अपने फेवर में हमेशा सोचेंगे ना तो वो असेसमेंट हो नहीं पाता है। डेफिनेटली सर, यही एक बात है कि ये कल्चर रहता है कि
ये गलती मेरा नहीं है, अगर मेरे से भी है कि नहीं नहीं ये गलती मेरा नहीं है, पास ऑन करते 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 वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होता है। हाँ, ये गलती मेरा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ लर्निंग फॉर मी। तो अपने आप से वो ईमानदारी अगर रहता है ना, तो वो बहुत मतलब अपना रात को नींद अच्छा आता है उसमें से। तो आप ये बोल रहे हैं कि लाइफ में 2 चीज़ आपने जो सीखा है, वो पहला तो ये है कि हर चीज़ के पीछे क्यों का रीज़न ढूंढना है। जब आप जॉब में हैं, कोई भी काम आप देते हैं, तो पहले ये देखना है कि करना क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। दूसरा है अपने आप से ईमानदार रहिए, क्योंकि खुद का असेसमेंट खुद से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। एक छोटा सा बस क्वेश्चन है और मेरे पास इसी से रिलेटेड, आगे और क्वेश्चंस भी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब सपोज कीजिए कि आप इंटरव्यू में गए, सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर मिला, ज्वाइनिंग लेटर मिला, अब पहला दिन जॉब पे गए, तो वो फीलिंग कैसा होता है? वो फीलिंग बहुत नर्वस होता है सबसे पहले। अच्छा। लाइक एमएनसीज में पहला दिन आपका ऑन बोर्डिंग वगैरह रहता है, तो उसमें ऐसा सच कुछ नहीं है कि उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कंपनी का ये पॉलिसी है, कंपनी ये है, ये काम कंपनी डिलीवर करता है, इसका ये प्रोसेस है, एंड दीज आर द पॉलिसीज कंपनीज आर फॉलोइंग। आपको लैपटॉप या फिर जो भी यूटिलिटीज़ हो वो दिया जाएगा, दैट इज़ ऑन बोर्डिंग। वो पहला दिन अलग हो गया, लेकिन पहला जो काम करने वाला दिन रहता है वो बहुत नर्वसनेस में जाता है कि मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर कैसा होगा, कैसा लीड या फिर कैसा ट्रेनर मिलेगा मुझे, एंड क्या काम करने को मिलेगा, वो बहुत नर्वसनेस में जाता है। लेकिन ग्रेजुअली जितना एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो वो नर्वसनेस भी ख़त्म होते जाता है। क्योंकि मैं जब सनोफी में ज्वाइन किया था तो उतना नर्वस मुझे लगा नहीं था कि लाइक कंपेयर टू मेरा जब पहला जनपेक का ज्वाइनिंग था, तो क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी सिचुएशन आएगा तो मैं इतना तो काबिल हूँ कि उसमें से निकल पाऊंगा। डिफरेंट मतलब जितना आपको एक्सपीरियंस मिलता चलेगा जॉब में, तो उतना आपको वो नर्वसनेस भी धीरे धीरे कम होता रहेगा। मुझे अभी जस्ट एक इंसिडेंट याद आया प्रीति। अभी जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग जब बैठ के वहाँ पे बात कर रहे थे, तो अपना एक स्टूडेंट आया और उसने बोला कि सर मेरा ना अप्रैल में इंटरव्यू है चेन्नई में, तो मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं आंसर देने ही वाला था, तो आपने अचानक से उसे बोला पहले तो तुम सीधा खड़ा रहो कॉन्फिडेंस के साथ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करना। तो मुझे ये बोलना चाहिए यहाँ पे कि देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन कीजिए। क्वेश्चंस तो बाद में आता है, पहले आपका बॉडी लैंग्वेज ही अगर इंटरव्यूअर को लगता है ना कि ये बंदे में दम नहीं है, तो फिर क्वेश्चन भी टफ आएंगे आपके पास। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के मेंटालिटी में ना ये सेट हो जाती है बात कि ये बंदा चलेगा नहीं। लेकिन जब आप फर्स्ट अपीयरेंस इंटरव्यूअर के पास जाता है, एटलीस्ट जानबूझ के अपने आप को पंप कीजिए ना। इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस रहिए, तो इंटरव्यूअर ये फील करता है कि लड़का कॉन्फिडेंट है। क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू में आप देखिए 90% इंटरव्यूज में ना जो कैंडिडेट हो वो नर्वस होते हैं, और वो नर्वस होना नेचुरल है, बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है ना, कुछ लोगों का ही होता है। तो वो जो 10% वाले होते हैं ना, बाहर से ही अपने आप को पंप करके जाते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट दिखूंगा चाहे जो हो जाए। हाँ, जो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये वाला अप्रोच भी बहुत जरूरी है। मैं जस्ट सोचा कि एक बार शेयर करूं, क्योंकि आपने उसको बड़ा आराम से बोला कि सुनो ना, पहले तुम सीधा खड़ा रहो। प्रीतिश, एनी मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम रेडी अकाउंटेंट क्लासेस, क्लास के दौरान कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि सर मजा आ गया था? सर मेमोरेबल मोमेंट आप अगर पूछेंगे तो हम लोगों का जो असेसमेंट एग्जाम हुआ था वो बहुत आप टफ सेट किए थे, पता नहीं क्यों। अभी भी बच्चे बोलते हैं बहुत टफ सेट किए थे, और मैं तब ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑब्वियसली काम आप जब करते हो तो आप अपना पहला सैलरी मिलता है, उसके बाद मिलते चलता है, तो आप पढ़ाई से छूटते रहते हो। अच्छा। तो वो भी मेरा वो मतलब स्टेट ऑफ माइंड वही था। एंड देन जब मैं क्वेश्चन देखा कि सब तो आता है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है मुझे लिखना नहीं आ रहा, तो आप मुझे बोला थे प्रीतिश तुम काम तो बढ़िया करते हो, लेकिन आंसर मेरा मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन लायक तुम नहीं दिया। लेकिन वो मैं पास कर गया था एग्जाम, ऐसा भी बुरा भी नहीं, ऐसा कि नहीं गया था कि मैं फेल कर दिया, पास कर गया था। लेकिन वो मेरा दिन अभी भी याद है। मुझे लगा था कि सर बेसिक MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारा जो भी
मतलब इंस्टीट्यूट में होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, सर उधर बाकायदा पूरा मतलब प्रॉब्लम्स लेके एकदम सेटअप किए थे क्वेश्चन पेपर। तो वो दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था कि अच्छे से तो कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका जो एग्जाम था मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इट विल बी दैट हार्ड। मैंने आप पूरा एकदम एग्जाम लेने के लिए ही वो क्वेश्चन पेपर सेट किए थे, तो वो दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। बट वो थोड़ा बैड साइड से मेमोरेबल था, कुछ नहीं ऐसा बैड जो साइड से नहीं सर, मैं अभी जब ये सोचता हूँ ना कि वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे रेडियो अकाउंटेंट XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एग्जामिनेशन हमेशा टफ ही होना चाहिए, तभी चल के पता चलेगा कि कितना इवैल्यूएशन हुआ है, कितना स्टूडेंट इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट द कोर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जाके मुझे रियलाइज होता है, तो तब 5-6 साल पहले मेरा एज भी कम था, तो तब उतना रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन अभी जाके रियलाइजेशन होता है। अभी शायद वो क्वेश्चन आज भी मिलेगा तो मैं आज कर सब आंसर सही दूंगा, लेकिन उस टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो वो एज अ बैड तो नहीं बोलूंगा, अभी वो मैं जब सिनेरियो सोचता हूँ मुझे हंसी आता है, लेकिन उस दिन मेरा हालत खराब हो गया था। तो अच्छा नहीं, अभी रिसेंटली 15 फरवरी को अपना एग्ज़ाम था, 15 फरवरी को वापस से कुछ बैचेस का एग्ज़ाम चल रहा था, और उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। तो सेम सबका मतलब कंप्लेन था, सर क्वेश्चन टफ है। तो किसी ने बोला कि सर एक काम कीजिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप ये अनाउंस कर दीजिए कि अगर इंडिया जीतेगी तो 10 मार्क्स आप सबको ऐसे ही एडिशनल देंगे। तो मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, और हमने दिया भी सबको 10 मार्क्स हम लोगों ने बोनस दिया क्योंकि इंडिया जीती थी। प्रतीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में वो कौन सा क्वेश्चन होता है जो लगता है कि सबसे ज्यादा टफ है? इंटरव्यू में फ्रेशर्स के लिए ये क्वेश्चंस नहीं आता है, तो जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स के लिए टेक्निकल क्वेश्चंस ही ज़्यादा रहता है। तो मैं फ्रेशर्स के लिए सजेशन है कि इंटरव्यू में अगर आप बैठ रहे हो तो पहले जॉब डिटेल्स, जेडी जिसको बोला जाता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिटेल्स वो आप पहले से अच्छे से पढ़ लो, एंड उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है फंडामेंटल, तो वो उसके ऊपर तैयारी करो, तो आपको इंटरव्यू टफ नहीं लगेगा। लेकिन आपका अगर 1-2 साल एक्सपीरियंस हो गया है, देन आप फिर स्विच करने के लिए इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो एक क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा एट द एंड, व्हाई यू आर स्विचिंग योर करंट कंपनी, व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट द चेंज। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर भी लाइक आप अगर पॉजिटिव वे में देंगे तो भी गलत है, आप अगर नेगेटिव वे में भी देंगे तो भी गलत है। तो इसको आपको पॉलिटिकली करेक्ट होके डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। तो वो एक मुझे लगता है कि वो आज भी मुझे लगता है कि आज भी अगर मैं कोई भी इंटरव्यू में बैठूंगा तो वो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे सोचना पड़ेगा बिफोर आंसरिंग इट। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है। तो थ्रू आउट द इंटरव्यू में जितना भी इंटरव्यूज आज तक दिए, तो ये सबसे टफ क्वेश्चन मुझे लगा आंसर करने के लिए। तो इसका मतलब आप बोले कि जब एज अ फ्रेशर्स हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो कोई भी आपको जॉब रिलेटेड तो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी के लिए जा रहे हैं तो प्रोविजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वही आपके लिए होंगे। करेक्ट सर। लेकिन अब कुछ एक्सपीरियंस के बाद अगर आप जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप स्विच ओवर क्यों कर रहे हैं। एचआर में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, वो सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। तो आपके हिसाब से उसका क्या आंसर होना चाहिए प्रीतिश? आंसर हमेशा ये होना चाहिए कि whatever the market standard is currently going on, I am expecting that much only. अभी आप अगर कोलकाता में हो तो कोलकाता में एक सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड है, बिल्कुल, एंड उस रोल पे, जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो, उसके लिए आप अगर सिलेक्ट हो गए हो तो थोड़ा पहले से भी पता करके जाना चाहिए कि कितना पैकेज मिलता है लोगों को। तो whatever the basic standard are going, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, आप हमेशा वो आस्क करो, कभी उससे ज़्यादा मत आस्क करो इफ़ यू आर नॉट होल्डिंग दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5-6-7 साल का, आप अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारा वैल्यू एडेड क्वालिटीज़ भी ऑन बोर्ड ला रहे हो, तब देन यू कैन आस्क फॉर अ 100% हाइक।
whatever currently you are having, but आपके पास अगर वो नहीं है, then you ask for the current market standard, and अगर आप switch कर रहे हो तो you can ask for that industrial hike which is around 30 to 40% hike I want. and अगर freshers है तो definitely ये पता करके जाना चाहिए कि उस रोल के लिए कितना पैकेज मिलता है यूजुअली मार्केट प्राइस के हिसाब से। ये डिपेंड करता है कि जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोलकाता में एक अलग मार्केट प्राइस होगा, बेंगलोर में अलग होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है। तो ये थोड़ा पता करके इसके ऊपर साउंड होके जाना है, एकदम ब्लैंक होके नहीं जाना है अगर इफ यू गॉट सिलेक्टेड। तो यही सजेशन है कि एक बार पता करके जाना चाहिए फ्रेशर्स लोग के लिए। And if you are experienced and if you are having good amount of experience and quality, then you can ask for 100% hike whatever right now you are having. And मुझे याद है शायद आपको 100% हाइक मिला था। Yes. आपने मेरे साथ शेयर किया था कि सर जो मुझे मिल रहा है उससे सीधा मैं डबल पे जा रहा हूँ। एंड इंटरव्यूअर एंड HR को भी पता रहता है कि अगर इंटरव्यू एक बार आप क्लियर कर चुके हो तो दे ऑल्सो वांट कि ये बंदा मेरा ऑन बोर्ड में आ जाए। they will also want कि ये इस आपको अगर नहीं जाते हो तो उसके लिए फिर एक बार उन लोगों को किसी दूसरे बंदे को इंटरव्यू लेना पड़ेगा या फिर अप्रोच करना पड़ेगा। वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो गया, वो एक एड ऑन प्रोसेस फिर से हो गया आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो। लेकिन वो लोग अवॉइड करना चाहते हैं कि ये बंदा अगर सिलेक्ट हो गया है कि बाई हुक और क्रुक मैं इसको ले लूँ ऑन बोर्ड, तो क्या होता है कि उन लोगों का भी टाइम सेव हो जाता है। तो थोड़ा नेगोशिएशन स्किल आपके पास अगर है तो you can have a good package, but obviously ask whatever is legible for according to your experience, what you are having right experience, मार्केट सिनेरियो, मार्केट रेट, ये सबको देख के ही आपको फैसला लेना होता है कि क्या प्राइस आपको बोलना है। मेरा तो हमेशा एडवाइस रहा है फ्रेशर्स को खासतौर पे, क्योंकि मैं जब जाता हूँ और बच्चे पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो ये देख लो कि वहाँ तुम्हें लर्निंग प्रोसेस क्या मिल रही है। और अगर तुमको लगता है कि वहाँ 2 साल 3 साल तक तुम्हारे पास लर्निंग का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर सीधा क्वेश्चन उनको घुमा के डाल दो HR को, बोलो मैम आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सही होगा आप देख लीजिए। करेक्ट, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास है तो मैं बोला ना कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही पैकेज मिलना, वही पेमेंट करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज आप दूसरी जगह ट्राई करोगे, दूसरी कंपनी आपको देने के लिए रेडी है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे साइड से, मतलब पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए ही है, बट वो रेडी अकाउंटेंट से रिलेटेड है, इसलिए मेरे लिए तो पर्सनल ही है, क्योंकि रेडी अकाउंटेंट मेरा पैशन है। यू इन्वेस्टेड योर 6 months इन रेडी अकाउंटेंट, करेक्ट। उस 6 months का आपके लाइफ में आज तक क्या इम्पैक्ट है भी या नहीं है? बहुत इम्पैक्ट है। आज मैं जहाँ पे हूँ उधर पे मेरा लर्निंग्स, मेरा फैमिली, मेरे भैया, सबका कुछ ना कुछ रोल है। एंड वो सब में से रेडी अकाउंट और अविनीत सर एंड तौसीफ सर भी एक वन ऑफ द पिलर। मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ उधर आप लोगों के अगर गाइडेंस मेरा नहीं रहता। सबसे बड़ा बात ये कि रेडी अकाउंट में आने के बाद मेरा मेंटलिटी चेंज हो गया, चीज़ों को देखने का मेंटलिटी मेरा चेंज हो गया। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रेडी अकाउंट कैसे इम्पैक्ट करता है, मुझे कैसे किया, एंड आई थिंक अभी भी वो स्टूडेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। हम लोग जब बीकॉम कंप्लीट करके आते हैं इधर, तो हम लोगों का जो एकेडमिक्स है, मुझे सर लगता है पर्सनली हम लोगों को जो पढ़ाई करवाया जाता है या फिर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो पास करने के लिए करते हैं। पासिंग नंबर मेरा आ जाए, एक स्टैंडर्ड मार्क्स मेरा आ जाए, वो मार्क्स लेने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम लोग वो पढ़ाई अपना जॉब में या फिर गोइंग फॉरवर्ड अपना कैरियर में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो रेडी अकाउंट सिखाता है। तो ये चेंज रेडी अकाउंट में आने के बाद मेरे लाइफ में आया। तो ऑब्वियसली मैं आज जहाँ पर भी हूँ, मेरा जितना भी अचीवमेंट्स है उसमें मेरा फैमिली, मेरा हार्डवर्क के साथ साथ रेडी अकाउंट का, अविनीत सर का एंड तौसीफ सर का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ। एंड आई थिंक ये कितना % है वो भी मैं कभी इवेलुएट नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि अगर मैं परसेंट में तोलने जाऊंगा तो वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। वो एक मेरा फीलिंग है कि अगर ये इन लोगों का गाइडेंस मेरे लाइफ में नहीं रहता तो मैं शायद आज बैठ के इधर इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। एक्चुअली प्रतीश क्या है ना कि मुझे लगता है कि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो साइज है या जिस एरिया से आते हैं या जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, मैक्सिमम 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बहुत लो ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्योंकि अकाउंटेंट कौन बनेगा? अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं तो आप सीए करेंगे, आप एमबीए करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। अकाउंटिंग बीकॉम करना अभी भी सस्ता है। तो इसमें ना जो सबसे बड़ा हर्डल होता है ना, मैक्सिमम बच्चों को ना ये मालूम ही नहीं होता कि कैरियर में आगे करना क्या है। बीकॉम कर रहे हैं अपने, एमकॉम कर रहे हैं, बट लाइफ में और करना क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो रोल रहा है, पर्सनली मैंने इसको ऐसे लिया कि मैं उन बच्चों को कैरियर एडवाइस दूंगा, मेंटरिंग करूंगा। कहीं भी जॉब में फंसते, अभी भी मेरे पास क्वेश्चन आ सर एक एंट्री मुझे समझ में नहीं आ रही। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे फ़ोन करते हैं, सर लाइफ में मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक कंफर्ट लेवल उनके साथ मेरा रहता है और मुझे लगता है कि अगर मैं उनको मेंटरिंग करता हूँ या मैं उनको गाइड करता हूँ और उनके लाइफ में 6 महीना 1 साल भी मैं बचाता हूँ, उनका कैरियर एक्सिलरेट करता हूँ, तो यही मेरे लिए पर्सनल अचीवमेंट है। और आजकल प्रतीश एक बड़ा टर्म लोग यूज करते हैं, पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो आप कैरियर के एक ग्रोइंग स्टेज पे हैं और अगर आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं तो आपको ज़्यादा हार्ड लेबर करना होता है। ये कॉन्सेप्ट काम करता भी है क्या, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस? और अगर करता है तो आप कोई ऐसा चीज़ करते हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे लगता है कि आप बैलेंस करते हैं उससे, तो वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ सर, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करता ही है, क्योंकि अभी जो मार्केट है या फिर हम लोगों का जो फील्ड है वो एक मंथली साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक मंथ पे एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे बहुत वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। थ्रू आउट द मंथ सेम वर्क प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है कि लेकिन पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए मंथ बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। तो उस टाइम बहुत मेरा कोलीग्स का बोलिए, इवन मेरा भी स्टार्टिंग डेज में मेरा भी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना मुश्किल हो गया। बट मैंने जब ग्रेजुअली सोचा कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए, तो मैंने देखा कि वर्किंग जो आवर्स होता है ना, 8 आवर्स या 9 आवर्स, जितना भी आवर्स होता है, वो 8 आवर्स या 9 आवर्स को अगर मैं अच्छे तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, हो सकता है कि वो 8 आवर्स अगर है तो वो स्ट्रेच होके 9 आवर्स या 10 आवर्स तक हो सकता है। ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, दैट इज़ वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट। लेकिन वो 10 आवर्स को भी अगर मैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर लूँ तो मेरे लिए बाकी 14 आवर्स है अपना पर्सनल लाइफ मेंटेन करने के लिए, अपना फैमिली को टाइम देने के लिए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो कोई भी काम कर रहा है तो वर्किंग जो आवर्स है उसको पूरे से पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यूटिलाइज हम लोग नहीं कर रहे तो काम भी पेंडिंग रह जाएगा, उसका बर्डन नेक्स्ट दिन आएगा, उस दिन का काम उस पेंडिंग रह जाएगा, उसका बर्डन नेक्स्ट दिन आ जाएगा, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कभी नहीं होगा सर। तो आप बोल रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका वर्किंग टाइम है ना, उसको वेस्ट नहीं करना है। आप उसमें मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कीजिए, तो आपको एक्सटेंडेड आवर काम नहीं करना पड़ सकता है। और देखिए, ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं करना पड़ सकता है। काम अगर ऐसा है, वर्क है, तो आपको करना भी पड़ सकता है और हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा देना। लेकिन अगर आप वो जो 10 घंटा 8 घंटा 9 घंटा है, अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स ये स्ट्रेच होगा आपका वर्किंग लाइफ। और अगर जैसे ही वर्किंग लाइफ स्ट्रेच होगा तो फिर पर्सनल लाइफ में वो टाइम कम होगा। आपको ध्यान रखना है ये बात का कि टाइम का बेटर यूटिलाइज आप पहले वर्किंग लाइफ का कीजिए, तो आपको एक्सटेंडेड आवर काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है प्रीतीश, कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एक बार जब आप पैशन बना लेते हैं किसी काम को ना, तो फिर वो वर्किंग लाइफ कुछ आपको लगता नहीं है, फिर आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। तो वैसा कोशिश कीजिए कि उस लेवल पे लेके आए अपना लाइफ स्टाइल जहाँ पे जो चीज़ कर रहे हैं ना वो आपका पैशन बन जाए, तो फिर कोई बैलेंस करने का झंझट ही नहीं रहता। मैं तो यही बोलता हूँ। मैं तो 7 का 7 दिन आता हूँ यहाँ पे। वो तो पता है, हम लोगों को पहले से पता है वो।
अच्छा प्रतीश, मेरा क्वेश्चन है, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपका ड्रीम कैरियर क्या था, और आप आज के डेट में आप बोलेंगे क्या कि आपने उससे अचीव कर लिया है, या फिर आप प्रोसेस में हैं और आप उसे अचीव करेंगे? जब मैं स्टूडेंट था जी। एकदम बचपन में, तो मेरा ड्रीम कैरियर ये था कि मैं डिफेंस में सर्व करूं, अच्छा। बट समहाउ मेरा आई साइट इतना बढ़ गया कि वो पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाएगा। तो जब मैंने कॉमर्स लिया एंड बीकॉम किया, तो तब मुझे यही था कि मुझे अकाउंटेंट बनना है। देन अभी मेरा जो आपका जो क्वेश्चन है कि मेरा जो ड्रीम जॉब है, मैंने पहले ही बताया कि मैं थ्रू आउट एमएनसी में ही रहना चाहता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू अचीव अ हायरार्की पोजीशन। तो उसके लिए मेरा प्रिपरेशन एंड मेरा वर्किंग चल रहा है। ड्रीम जॉब अगर आप बोलेंगे कि ड्रीम जॉब ये है या फिर ड्रीम कंपनी, वैसा कुछ मेरा है नहीं। कोई भी अगर मुझे काम मिलता है तो उसको मेरा 100% मुझे 100% देना है, एंड उस काम में मैं 100% दूँ, यही मेरा ड्रीम है। उस 100% वो 99% नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। ये मेरा ड्रीम है कि कोई भी काम अगर मैं करता हूँ ईमानदारी से उसको पूरा कंप्लीट करना है, एंड यही प्रोसेस से शायद मैं गोइंग फॉरवर्ड एक हायरार्की पोजीशन हासिल कर सकता हूँ। तो ये मेरा ड्रीम पोजीशन है अभी फ़िलहाल के लिए। बट हाँ, ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम कंपनी ऐसा कुछ है नहीं सर। जो भी काम मिले, जहाँ पर भी कुछ भी काम मिले, 100% अपना देना है, एंड वहीं से साइन करना है, बस यही मेरा ड्रीम है। प्रतीश, अगर मैं आपको बोलूं वन लाइन में, अगर आप रेडी अकाउंटेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बोलेंगे? मस्ट हैव। अगर रेडी अकाउंटेंट को आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो पहला क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर क्यों करेंगे? डेफिनेटली करूँगा सर, और आई थिंक मैं बहुत जन को किया भी हूँ अभी तक। अच्छा। लास्ट 5 से 7 साल में। तो एंड क्यों करूँगा, उसका आंसर मैंने पहले भी दिया था कि आप अगर रेडी अकाउंट को एज अ इंस्टीट्यूट देखते हो, तो रेडी अकाउंट में आने के बाद आपका मेंटेलिटी बहुत चेंज होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक्स इन योर जॉब, उसको अगर आपको जानना है तो आपको रेडी अकाउंट में ही आना पड़ेगा। क्योंकि रेडी अकाउंटेंट में सर जिस तरह का करिकुलम सेट किया है एंड वे ऑफ टीचिंग इधर जिस तरह का है, इट इज़ नॉट लाइक ए रेगुलर टीचिंग सिस्टम। प्रैक्टिकल के ऊपर आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पहले भी होता था हम लोगों के लिए, एंड अभी भी हो ही रहा है थ्रू आउट। तो वो चेंज एंड वो लर्निंग एक बहुत चेंज लाएगा, जो कि आपको ये फील नहीं करवाएगा कि आप फ्रेशर्स हो। तो वही मैं, जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट मेरा फैमिली से अभी निकल रहा है, या फिर मेरा दोस्त हो या दोस्त का भाई, कोई भी हो, तो मैं उनको एक बार बोलो तुम जाके एक बार विजिट कर लो। एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो तुम्हारा पर्सनल है, लेकिन जाके एक बार विजिट कर लो कि वो। लेकिन अगर तुम विजिट करते हो, इसका गारंटी मेरा है कि तुम उधर से कुछ सीख के ही निकलोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो भी कोर्स फी है वो पूरा पानी में चला जाएगा, या फिर तुमको नॉर्मल एक कोर्स करने को मिलेगा, एक नॉर्मल नॉलेज ही मिलेगा। तुमको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, एंड तुम उधर से कुछ लर्निंग लेके ही निकलोगे। तो इसीलिए मैं रेडी अकाउंट को सबको सजेस्ट करूँगा, जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट, आज का जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, एक बार रेडी अकाउंट आके विजिट करो, सर से बात करो, एंड एटमॉस्फेयर देखो। रेडी अकाउंटेंट इज नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट, कि एक इंस्टीट्यूट ही है जिसमें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, इसमें सिखाया जा रहा है। तो डिफरेंस है पढ़ाया जाना एंड सिखाया जाना, तो वो डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा रेडी अकाउंट में आने के बाद। तो दैट्स इट सर। अब हम लोग लास्ट राउंड में हैं, जिसको हम लोग ने नाम दिया है क्विक रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करूंगा, इमीडिएटली आपको रिप्लाई करना है। आपको क्या पसंद है, एक्सेल या टैली? एक्सेल। जीएसटी या फिर इनकम टैक्स? जीएसटी। ऑफिस वर्क या रिमोट वर्क? ऑफिस वर्क। बिग कंपनी या फिर ट्रेंड सुपरवाइजर?
बोथ बोथ। बोथ कंपनी बड़ी चाहिए और सुपरवाइजर भी ट्रेंड होना चाहिए ताकि आपको लर्निंग का काम। डेफिनेटली। लर्निंग अपॉर्चुनिटी या मनी? लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मनी विल फॉलो सर। ओह दैट्स गुड। हो गया। प्रीतिश को कुछ क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी प्रीतिश। कि दो क्वेश्चन है टेक्निकली। तो एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे बोले हो कि रेडी अकाउंट आपका पैशन है, तो इस पैशन को मुझे अभी भी पता है कि रेडी अकाउंट वेस्ट बंगाल से बाहर भी कुछ कुछ जगह सिचुएट अभी है, एस्टेब्लिश आपने की है। तो आपको रेडी अकाउंट को आई थिंक पूरा ऑल ओवर इंडिया में एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या फिर आपका एग्जीक्यूशन या फिर ऑपरेशंस आपका कैसा चल रहा है रेडी अकाउंट के लेकर? ये एक मेरा क्वेश्चन है। एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने मुझे 6 साल पहले देखा था एज ए स्टूडेंट और आप आज देख रहे हो, तो आपको मेरे में क्या क्या चेंज दिखने को मिला? प्रीतिश दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि ईमानदारी से ही इसका आंसर करूँगा। तो जो पहला क्वेश्चन है कि ब्रांचेस होने चाहिए लगभग इंडिया, आपने बोला कि सब जगह होना चाहिए, तो इसमें ना चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, नो डाउट। हम लोगों ने अभी क्या किया है कि हम लोगों ने डिजिटल कोर्स भी लॉन्च किया है, बाकायदा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कैसे लॉगिन करना है। मतलब गूगल में जाके आप अगर टैली, सपोज आप अगर टैली में एंट्री मारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास टैली सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर को गूगल में जाके कैसे सर्च करते हैं, वहाँ से दिखेगा कौन सा लोगो, किस पे क्लिक करना है, फिर वो इंस्टॉल करना है। तो उस प्रोसेस से लेके अल्टीमेटली बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो सारा हम लोग कवर करते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स में अगर आप बात करें तो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन से लेके ITR 7 तक मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं और हम लोगों ने मैक्सिमम कोर्सेज में देखा कि ITR 1 2 3 यही वो लोग पढ़ाते हैं, 4 तक। 5 6 7 शायद हम लोगों ने देखा रेयर ऐसे इंस्टीट्यूट है जो 5 6 7 कराते हैं। तो हम लोगों ने अपना जो डिजिटल कोर्स अभी लॉन्च किया है और उसका एक्सेस इंडिया में हर जगह है, बहुत कम रेट पे लॉन्च किया है, क्योंकि अगर पैशन है ना तो मैं चाहता हूँ कि नॉलेज सबके पास जाए। और केवल जब आप थे 6 साल पहले तो हम लोग भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। अभी हम लोगों ने अपने कोर्स में एडवांस एक्सेल डाल दिया है, ROC कंप्लायंसेस का दायरा बढ़ाया है, मैक्सिमम फॉर्म्स उसमें कवर हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और CAP बोल के कुछ क्लासेस हम लोगों ने दिया है, कैरियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जहाँ पे इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो CV कैसे लिखना चाहिए आपको, CV बनाना अगर है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका CV ही है। पहले आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाते, पहले आप CV भेजते हैं, वो शॉर्टलिस्ट होता है, तब आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है। दूसरा, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे आपको इंटरव्यूअर को फेस करना है, क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आता उसको बोलना पड़ेगा कि सर। तो ये सारा प्रिपरेशन भी हम लोग अभी करवाते हैं और ये सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों ने लॉन्च किया है। कोई भी अगर चाहता है कोर्स परचेज कर सकता है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आराम से अपना बैठ के एग्जाम दे सकता है, घर में प्रिपरेशन करे। ऑन डिमांड एग्जाम हम लोग लेते हैं, बहुत सारे MBA कॉलेजेस में भी ये होता है कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप मेल करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं कि सर मैं रेडी हूँ, आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो सेम हमारा पैटर्न है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम का हमारे पास रिक्वेस्ट आता है, हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं अगर वो पास करते हैं तो एक हम लोगों ने वो ऑलरेडी प्रोसेस स्टैब्लिश किया है अभी, और हो सकता है उसमें अभी कुछ फ्लो हो क्योंकि रिसेंटली ही लॉन्च किया है, बट हम लोग कवर कर लेंगे उसको। दूसरा बात, 6 साल पहले मैंने आपको देखा था और आज अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा चेंजेस है ना प्रीतिश, और वो नेचुरल है, होना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा चेंजेस है आप में। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंट तो आप पहले भी थे, मुझे याद है कि हम लोग एक क्रिकेट मैच करने वाले थे, तो 2 टीम बनी थी, तो एक टीम में मैं था और मेरे टीम में प्रीतिश थे आप। तो आप मुझे पूरा मैच से 3-4-10 दिन पहले तक यही बोलते रहे, सर आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। और मुझे याद है कि आप बहुत खराब खेले थे उसमें, बट आपका वो जो कॉन्फिडेंट था उस समय भी था, बट अभी जो आपका कॉन्फिडेंट है ना, ये कॉन्फिडेंट नॉलेज के साथ बैकअप है। तो मैं तो हमेशा यही विश करूंगा, कैरियर में आप हमेशा जाइए, बहुत आगे जाएंगे अभी आप लोग, अभी तो एज भी बहुत कम है आप लोगों का। और जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह ग्रोइंग देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभिनीत सिंह रेडी अकाउंटेंट का ये फेस है। ये लोग, आप लोग जो हैं वो हमारे लिए फेस है, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए या मेरा खुद का
रेप्लिका हैं आप लोग, जहाँ भी जाते हैं तो मुझे ये मालूम है कि मैं वहाँ पे हूँ। अगर आप सैनोफी में काम करते तो मुझे लगता है कि मेरा अगर स्टूडेंट है तो मैं ही हूँ वहाँ पे। थैंक यू सो मच प्रीतिश, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हैदराबाद से आए और मुझे मालूम है कि आज आपकी फ्लाइट भी है, तो हम लोग आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर थैंक यू। एंड शेयरिंग योर व्यूज विथ आवर ऑडियंस। थैंक यू।